स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है रेस्पिरेशन, श्वसन, जिसमें हम एरोबिक और एनएरोबिक यानी ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा श्वसन की जो प्रोसेस होती है, जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं और क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, यानी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये टॉपिक यूनिट 3 का है, यानी यूनिट 2 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपका पेपर 2 जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी ये 3rd यूनिट है। सबसे पहले रेस्पिरेशन या श्वसन की परिभाषा क्या होगी। जब फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर का निर्माण होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट या हेक्सो शुगर का निर्माण होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो जाता है श्वसन के दौरान और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो सजीवों में होने वाली, यानी जंतु और पादपों दोनों में होने वाली एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है और एक्सोधर्मिक होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होने वाले कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो भी सकती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं भी हो सकती, ये मैं आगे अभी क्लियर करूँगी। तो श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अपचयन होता है जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और इस क्रिया के अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो ये इसका समीकरण है। ये कार्बोहाइड्रेट 6 ऑक्सीजन के अणु हैं और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन का यूज़ होना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना इसके अंतर्गत होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसका कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा जो होती है वो मेटाबॉलिक एनर्जी कहलाती है। ये प्राप्त होती है हमको एटीपी के फॉर्म में। ये फुल एटीपी एक बायोलॉजी करेंसी है, एक टॉपिक है आपके इस यूनिट में, वो मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ऊर्जा मेटाबॉलिक एनर्जी है और मेटाबॉलिक एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। इसीलिए श्वसन को हम एक्सोधर्मिक प्रोसेस कहते हैं, यानी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मेटाबॉलिक एनर्जी प्राप्त होती है। श्वसन जो है उसके, जब मैंने जैसे कहा कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक सबसे पहला एस्पेक्ट जो आता है, जो पक्ष इसका है, वो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। श्वसन में जिनके द्वारा ऊर्जा निकलती है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं, यानी वे कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा निकालते हैं या ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, उन्हें हम श्वसन क्रियाधर या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अभी पिछली इक्वेशन में सबस्ट्रेट क्या था? कार्बोहाइड्रेट। तो मेन जो सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट किसी कारणवश नहीं है, कंज्यूम हो गया है, तो उसके बाद फैट और फैट के बाद प्रोटीन्स, ये सबस्ट्रेट के रूप में, मुख्य सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट और फैट के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में बात करते हैं तो इस प्रकार का रेस्पिरेशन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। और अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ होता है तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में ब्लैकमैन ने बताया था। ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट और फैट को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करने पर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा और प्रोटीन को प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो जो भी ऑयली सीड्स होते हैं, जो तेलीय बीज होते हैं, उनके अलावा जो सभी जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट ही मुख्य रूप से श्वसन क्रियाधर के रूप में यूज़ होता है। तेलीय बीजों के अंदर फैट यूज़ होते हैं और जब ये दोनों ही मौजूद नहीं होते हैं तो प्रोटीन यूज़ होता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट।
ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और साथ में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की डेफिनेशन। तो 3 1 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक में बन रहे हैं। इसके बाद जो एक टर्म है वो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हिंदी में हम उसको कहते हैं श्वसन गुणांक, इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं RQ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ठीक है, तो पादपों में श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, तो उसका जो अनुपात होता है उसे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। एक परिभाषा के रूप में हम देखें तो निश्चित भार वाले ऊतक से निश्चित ताप व दाब पर विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयुक्त ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक को मापने के लिए गैनोंग ने एक रेस्पायरोमीटर का निर्माण किया था, जिसे कहते हैं गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है, 1 नंबर इसकी परिभाषा आती है, 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, और ये तीसरा इसका सूत्र। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं। तो RQ का फॉर्मूला क्या होगा? RQ इज इक्वल टू जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई है अपॉन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, जो अवशोषित ऑक्सीजन होती है वो एक RQ का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो RQ किसका होता है? RQ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का होता है, यानी श्वसन में जो श्वसनधर यूज हो रहे हैं जिससे एनर्जी प्राप्त हो रही है उनका RQ वैल्यू होती है। तो जैसे मेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का RQ जो होता है वो वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो ये फिर वो 1 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसको एक इक्वेशन से हम देख सकते हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? 6। कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं? 6। तो 6/6 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन, तो क्या वैल्यू आएगी? 1। तो इस तरह RQ का मान कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। इसी तरह हम फैट का देखेंगे, इसी तरह हम प्रोटीन का देखेंगे। तो RQ ऑफ फैट का देखिए, एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, और ये इक्वेशन में एक्चुअली ये ट्रिप्टोमीन है, एक फैट है, वसा है ट्रिप्टामीन। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है? 145। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हैं? 102। तो फॉर्मूला क्या होता है RQ का? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कितनी है? निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड 102, और ऑक्सीजन कितनी हो रही है? 145। तो ऑब्वियसली नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या है, तो 1 से कम मान आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ऑलवेज 0.7। तो ये भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन कि फैट का जो RQ वैल्यू होती है वो होती है 0.7। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन का भी होता है। प्रोटीन का भी इसमें अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी वो बराबर थी, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही है, और उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है। ठीक है, तो वसाओं का श्वसन गुणांक हमेशा 1 से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वसाओं के अंतर्गत काम में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा बाहर निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अधिक होती है। यानी जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में कम निकल रही है। तो ऐसी वसाओं के अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी के ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वसाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और वसाओं का जो ऑक्सीकरण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वापस दोहराती हूँ, वसाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया को पूरा करने के लिए वसाओं को बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। तो इस तरह मान उनका ऑलवेज 1 से कम होता है।
सेम चीज़ प्रोटीन के लिए यूज़ होती है। प्रोटीन में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जब उनका ऑक्सीकरण करना होता है तो उनको भी बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि प्रोटीनों में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु वसाओं की तुलना में अधिक होती है। तो उनका RQ वैल्यू जो रहती है वो 0.79 से 0.8 तक थोड़ा सा फैट से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कई आपातकालीन स्थिति में ये यूज़ होते हैं, खास करके सक्यूलेंट पौधों के अंदर जो है वो इस तरह से जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ होते हैं। सक्यूलेंट पौधों में क्या होता है कि इन पौधों में जो RQ का मान है वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम या कहें 0 होता है। मासल पौधों में हमेशा RQ का मान जो होता है वो 0 रहता है और 0 रहने का क्या कारण रहता है? क्योंकि इन पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्यों नहीं होता है? इन पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं और रात्र में खुलते हैं। ऐसे स्टोमेटा स्कोटोएक्टिव कहलाते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने पढ़ाया था क्रैसुलेशन मेटाबॉलिज्म तभी भी मैंने बताया था, जब मैंने रंध्र पढ़ाए थे तभी भी बताया था कि स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होने के कारण ये रात में खुलते हैं। तो ये पौधे क्या करते हैं, रात में ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही नहीं होता, क्योंकि कार्बनिक अम्ल बन जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है। और दिन के समय क्या होता है, रात में बने जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो इस कारण इनके RQ का मान जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ आप इक्वेशन में देख पा रहे हो, ऑक्सीजन का इनटेक तो हो रहा है लेकिन बदले में यहाँ पर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है, वाटर यहाँ पर है, एनर्जी यहाँ पर निकल रही है, बट देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CO2 निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन यूज की गई ऑक्सीजन, ये RQ का था ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान क्या हो गया यहाँ पर 0। अब नीचे कुछ भी मान हो, 3 हो, यहाँ पे जैसे 3 है, कुछ भी है, तो जब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑलवेज हमारे पास क्या आता है, 0। तो इस तरह सक्यूलेंट पौधे जो होते हैं, सक्यूलेंट पौधों में RQ की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर RQ जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल अगर RQ के रूप में यूज हो रहे हैं तो कार्बनिक अम्लों में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक पाई जाती है। इस कारण जब कार्बनिक अम्लों का प्रयोग श्वसनाधार है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है तो इनका RQ की वैल्यू जो होती है वो हमेशा मोर देन 1 आती है, क्योंकि इनके द्वारा अवशोषित की गई ऑक्सीजन की मात्रा निष्कासित या निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से कम होती है। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो 1.33, ओके। तो वैल्यू जो है RQ की वो 1 से अधिक होगी, ठीक है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड्स, सक्यूलेंट्स, इन सब के RQ की वैल्यू पर एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स रेस्पिरेशन 2 प्रकार का है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, सामान्यतः जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम रेस्पिरेशन को
दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा मोटा इनमें अगर डिफरेंस देख लें तो अगर वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो ये सभी प्रकार के जंतु में मिलता है और अधिकांश पादपों में पाया जाता है। इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की, इस श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो मुख्य है, यानी ऑक्सीजन नेसेसरी है, आवश्यक है। और इस रेस्पिरेशन के जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है अनॉक्सी श्वसन, है ना, जिसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कुछ पौधों में और बैक्टीरिया में मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है, नेसेसिटी ऑक्सीजन की नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इनका जो इस श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कई केसेस के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो ज़्यादातर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये इस श्वसन के अंदर एरोबिक श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर हम दोनों श्वसन का कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला जो श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है उसमें कम एनर्जी निकलती है और वायवीय श्वसन में इसकी तुलना में अधिक एनर्जी पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में एक फोक लाइन मेथड शो किया गया है। ये कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ हो रहा है। कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसका निर्माण हो रहा है, पायरुविक एसिड का, ठीक है। अब यहाँ से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट बदल जाते हैं। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है यानी ऑक्सीजन है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है पायरुविक एसिड से। ये एसिटाइल कोएन एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंक कहलाता है। क्रेब्स साइकिल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ईटीएस वगैरह होने के बाद एनर्जी का उत्पादन होता है और एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत यहाँ देखेंगे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं अल्कोहल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और साथ इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस है। मैकेनिज्म की बात करें, क्रिया विधि श्वसन की, तो श्वसन की क्रिया में जो स्टार्ट, जैसे कि अभी मैंने शुरू में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मुख्य रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद वसा, प्रोटीन वगैरह यूज़ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में जब एकत्रित रहते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान उनको सिंपल फॉर्म में हेक्सोस शुगर में टूटना होता है, तभी वो श्वसन की क्रिया में आगे प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीसैकेराइड, हम इन सिंपल टर्मिनोलॉजी बोलें तो पॉलीसैकेराइड का आगे डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड के अंदर विघटन होता है और ये विघटन अगर नहीं होगा तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होता। वो स्टार्ट ही तब होता है जब वो सिंपल हेक्सोस शुगर के अंदर टूट जाता है, ठीक है। और फिर हम जब वसाओं और प्रोटीन के विघटन की बात करते हैं तो वसा और प्रोटीन का जो विघटन होता है वो भी होना ज़रूरी होता है। तो वसा और प्रोटीनों के विघटन से उत्पन्न पदार्थ श्वसन क्रिया के आरंभक नहीं होते हैं, बल्कि वह पदार्थ श्वसन श्रृंखला के मध्यवर्ती यौगिक के रूप में प्रवेश करते हैं। यदि हम वसाओं की बात करते हैं तो फैट जो होता है वो फैटी एसिड में टूटता है, ठीक है, और साथ में निर्माण होता है ग्लिसरॉल का, ठीक है, ग्लिसरॉल बनता है।
तो फैटी एसिड जो होता है वो तो आगे बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है वो एनर्जी देने का आगे काम करता है और बाद में वो ग्लाइकोलेट साइकिल और ये सब शुरू होती है। और इसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं कि अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ हो रहा है तो प्रोटीन सबसे पहले अमीनो एसिड्स में टूटता है, फिर वो अमीनो एसिड विघटित होकर बाद में इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में आगे यूज़ होते हैं। तो इस तरह रेस्पिरेशन की प्रोसेस या मैकेनिज़्म की जब हम बात करते हैं तो वो मैकेनिज़्म तभी शुरू होगा जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होंगे वो सिंपलर फॉर्म के अंदर टूटेंगे। अगर वो इस ब्रेक नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके दो पाथवे होते हैं, दो परिपथ होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक कॉमन पाथवे होता है और दूसरा एक ऑल्टरनेट पाथवे जिसे हम कहते हैं, है ना, ऑल्टरनेट है, इसका सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिपथ क्या होता है। सामान्य परिपथ जो होता है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सामान्य परिपथ में ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहली स्लाइड में बताया कि एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है और उसके बाद ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये प्रोसेसेस 4 स्टेप्स के अंदर एक कॉमन पाथवे। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो खोज है, उसका जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनके बारे में 3 जर्मन साइंटिस्ट ने बताया था। नाम था उनका एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पेरनास। तो एम्बेडन यानी एम मेयरहॉफ एंड पेरनास मतलब पी, तो इसे ईएमपी परिपथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो अभिक्रिया है जो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रखती, यानी उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक प्रकार का कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी पाथवे है जो कि ऑक्सी और अनऑक्सी यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में होता है। ठीक है, इसकी ये ग्लाइकोलाइसिस की जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं। साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ईएमपी पाथवे खोज किसने की, है ना, तो ये इसके अलग अलग क्वेश्चन जो कि ग्लाइकोलाइसिस में छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सिंपल फॉर्म में अगर हम बोलें तो विभिन्न पादप उत्तकों में क्रमबद्ध विघटनकारी अभिक्रियाओं द्वारा जो डिफरेंट स्टेप्स होंगे उनके द्वारा हेक्सोस जो कि ज़्यादातर क्या होता है ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में रूपांतरण को ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, हेक्सोस का पायरुविक एसिड में बदलना डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब इसके विभिन्न स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ग्लूकोज यहाँ पर है, ग्लूकोज किससे बना, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से डाई और डाई से फिर ये मोनोसैकेराइड का निर्माण हुआ। तो पहला जो स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का है दैट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। शुगर कौन सी यहाँ पे यूज हो रही है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण यानी उसको फॉस्फेट का लेना। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का एक अणु एटीपी से फॉस्फेट का एक अणु लेता है और किसका निर्माण हो जाता है, एडीपी का। और एंजाइम जो काम आता है, चूंकि हेक्सो शुगर है तो हेक्सोकाइनेज, ये मैंने हमेशा बताया आपको, एटीपी यूज होता है तो एंजाइम कौन सा होगा, काइनेज। किसका निर्माण कर देंगे ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, यानी फॉस्फेट ले लिया अब उसने 6 पोजीशन पे। इसके बाद फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, आइसोमरेज यानी समान एकदम, तो आइसोमरिक चेंजेस हो जाता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण होता है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। राइट, अब क्या होता है थर्ड स्टेप में,
फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है, एटीपी से इसने फॉस्फेट लिया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ और 2 पोजीशन पे जाकर फॉस्फेट जुड़ गया। 6 पे तो पहले ही था, अब एक नंबर पे और एक कार्बन पे और जुड़ गया, तो बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये स्टेप पूरी हो गई। ग्लूकोज यानी शुगर जो है उसका फॉस्फोरिलीकरण हो गया। किस फॉर्म के अंदर हो गया? फॉस्फोरिलीकरण जो उसका हुआ, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो गया। राइट, अब इसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होती है। दिस इज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये शुगर जो है वो टूट जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज जो है वो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी जीएपी जिसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट जाता है। ठीक है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन जीएपी के बन जाते हैं और 3 बन जाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस जो है वो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पर बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। कैसे बन जाते हैं? आई रिपीट, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है फ्रक्टोज, ठीक है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रक्टोज और इससे 3-3 कार्बन के ये 2 प्रोडक्ट बने। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है वो वापस इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके जो एक मॉलिक्यूल था, अब इसके कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल जीएपी के यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरह अब इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है इसका इसमें कन्वर्जन जब होता है वो फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। यानी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेक हो गया और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी वापस जीएपी में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से 2 मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं इसके। ठीक है, अब जितनी भी आगे प्रोसेस होगी भी 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से होगी। अब आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें जीएपी जो है वो पायरुविक एसिड में आगे जाके कन्वर्ट होगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है अब यहाँ 2-2 मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा, अभी तक एक मॉलिक्यूल था। तो ये भी फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करके ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी द्वारा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। 3 तो था ही और फॉस्फेट ले लिया इसने और 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब ये 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा और उस हाइड्रोजन को NAD ग्राइंड करेगा और NADH2 का निर्माण होगा। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। एंजाइम कौन सा यूज होगा? डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड तो है डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि उससे हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है। अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, 1,3 PGA का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो 1,3 PGA जो है वो अपना 1 और 3 2 पोजीशन पे 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 पोजीशन पे फॉस्फेट है। तो एक नंबर कार्बन की फॉस्फेट जो है वो ADP ग्राइंड कर लेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ADP यूज हो रहे हैं और 2 ATP का निर्माण हो जाएगा और एंजाइम काम आएगा फॉस्फोट्रांसफरेज यहाँ पर काम आया। अब क्या बन गया? 3 PGA, यहाँ पर 3 PGA का निर्माण हो गया। तो 3 PGA यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड है ना, थर्ड स्टेप चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड का। अब 3 PGA जो है वो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली चेंज हो रहा है 3 से
2 कार्बन पर वो आ गया। तो ये ग्लिसरोम्यूटेज चेंज इसको करता है, तो फॉस्फेट में अपनी पोजीशन बदल ली। अब इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण कर देता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पायरुविक अम्ल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, फॉस्फोइनोल पायरुविक के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। अब क्या होगा? ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो फॉस्फेट को रिलीज, अपने अंदर से रिलीज कर देगा, निकाल देगा। ADP उसको ग्रहण कर लेगा, ATP का निर्माण हो जाएगा और पायरुविक काइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा और निर्माण हो जाएगा पायरुविक एसिड का। तो चूंकि यहाँ पूरी प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हुए थे 3-फॉस्फोग्लिसराइड के, तो यहाँ से जो पूरा प्रोसेस यहाँ तक का जो चला है, यहाँ पर ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली पायरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स का। तो एंड प्रोडक्ट क्या हुआ ग्लाइकोलाइसिस का? पायरुविक एसिड। किससे बना? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कितनी एनर्जी का गेन होता है यहाँ पर आप देखेंगे। ग्लूकोज स्टेप वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हेक्सोज शुगर थी, ग्लूकोज था, वहाँ पर ATP यूज हुई। ठीक है, फिर 1,3-डाइफॉस्फो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज से 1 मॉलिक्यूल से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट तक बनने पर 2 ATP का उपयोग होता है। ठीक है, 2 ATP कैसे? इसको हम थोड़ा सा रिवर्स देखें तो यहाँ पर 1 ATP यूज हुई, 1 ATP का यूज यहाँ हुआ जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, 1 ATP यहाँ हुई, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट यानी फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया पूरी होने में 2 ATP का उपयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ATP का उपभोग हो गया, यूज हुई 2 ATP। ठीक है, फिर इसके बाद 3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 ADP जो है वो यूज हुए, इससे फॉस्फेट निकला और 2 ATP का निर्माण हुआ। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे तो 2 ATP यहाँ बने और फिर यहाँ फॉस्फोइनोल पायरुवेट के समय 2 ATP का निर्माण हुआ। इसको वापस हम देख लेते हैं यहाँ पर बैक साइड में। यहाँ पर आप देखिए ये 2 ATP जो है इधर और 2 ATP इधर, तो ये 2 ATP बने। पहले फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP का यूज हुआ और इस तरह यहाँ 2-2 करके 4 ATP अणुओं का निर्माण हो गया। ठीक है, तो 2 ATP का यूज और 4 ATP का गेन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक जगह डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है और NADH2 का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए NADH2 का यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है और NADH2 का निर्माण, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADH2 यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 NADH2 का निर्माण हो रहा है। अब ये 2 NADH2 जो है वो 3 ATP अणु देते हैं। एक NADH2 3 ATP अणु देता है तो 2 मिलकर 6 ATP का निर्माण करेंगे। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से जब ये पूरा चेन बनता है, कंप्लीट होता है, तो किस तरह से 3 ATP का निर्माण होता है, ये साइटोक्रोम चेन में से जब निकलता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि एक NADH2 3 ATP का निर्माण करता है, तो चूंकि यहाँ पर 2 NADH2 हैं तो 6 ATP यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से टोटल जो गेन हो गया ATP का कितना हुआ? 4 ATP प्लस 6 ATP, तो टोटल 10 ATP का गेन हो रहा है
और यूज़ कितने एटीपी हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो 10 - 2 इक्वल टू 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो कुल जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है वो है 8 एटीपी का शुद्ध गेन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्या है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में विभिन्न स्टेप्स के द्वारा कन्वर्जन होता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और इस प्रोसेस के अंतर्गत कुल 8 एटीपी का गेन होता है या शुद्ध लाभ होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप जो कॉमन पाथवे का था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। थैंक यू।